नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, हम लगातार इधर दिन के पहले वीडियो में बंगाल पे बात करते हैं, बंगाल के चुनाव पे बात करते हैं। आज फिर एक बार बंगाल पे तो बात करेंगे ही करेंगे। उसी के साथ आप सबको याद है कि जब 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ, तो बंगाल में एसआईआर हुआ, मतलब जितने भी चुनावी राज्य हैं उनमें एसआईआर पहले चरण में हो रहा है। बिहार में हमने देखा ही, उत्तर प्रदेश में हुआ, वेस्ट बंगाल में। उसी के साथ साथ असम के बारे में जरा कम बात हो रही है, चाहे वो एसआईआर हो या असम के चुनाव के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं जरा बंगाल और असम में। बताएंगे आपको एसआईआर की जगह एसआर क्यों हुआ और असम किस तरीके से एसआईआर, एसआर और उसके बहुत आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस पर बात करेंगे। बड़ा रोचक जानकारी होगी, क्योंकि असम पे बहुत कम बात हो रही है। बंगाल की अगर हम बात करें तो हमने इससे पहले आपको बताया कि किस तरीके से राज्य कर्मचारियों की वहां खस्ता हालत है। वेतन आयोग के मामले में पूर्णतः पांचवां वेतन आयोग वहां है, आंशिक रूप से छठा वेतन आयोग। यानी आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर एक प्राइमरी का टीचर, जो कि उसकी नौकरी को मात्र 5 साल हुए हैं, वो 75,000 रुपए वेतन पाता है, तो 12 साल और 10 साल की नौकरी पूरे किए हुए वेस्ट बंगाल में टीचर आज बमुश्किल 50,000 रुपए की सैलरी पा रहे हैं। ये एक ह्यूज अंतर है केवल वेतन आयोग के लागू न होने से। हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, मैं लगातार इस बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाता रहा। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई दावा नहीं पेश करता, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बंगाल में जाकर ये कहा, वेतन आयोग पांचवां और छठा आंशिक रूप से है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन जाती है, तो 45 दिनों के अंदर सातवां वेतन आयोग, जो कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मिल रहा है, केंद्र सरकार को, कर्मचारियों को मिल रहा है, वही लागू हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। तो एक तो ये, लेकिन माँ मानुष मिट्टी, ये बड़ा पुराना नारा रहा है ममता बनर्जी का। माँ मतलब बंगाली अस्मिता, मानुष बंगाली लोग और मिट्टी बंगाली जमीन। तो वहां से ये यात्रा अब जानते हैं फिर एक बार 3M पे आई है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो 3M है मुर्गा, मछली और मटन। अब आप भी चौंकेंगे कि भाई किसी प्रदेश के चुनाव में मुर्गा, मछली और मटन, ये कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और ये क्यों विषय है। जी हाँ, आप सोचें कि किस तरीके से बंगाली प्राइड वर्सेस गुजराती प्राइड इसको अपने लोगों से प्रमोट करवा रही हैं, और इस बार ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में उन्हीं के फील्ड में घेर दिया है भारतीय जनता पार्टी की ने। चुनावी अपनी रणनीति जो वो जमीन पर चल रहा है। दरअसल आप सबको ये जरूर अंदाजा मिलता होगा कि ममता बनर्जी हमेशा बंगाल के चुनाव को नरेंद्र मोदी से जोड़ती हैं, केंद्रीय भाजपा से जोड़ती हैं, गृह मंत्री से जोड़ती। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को इन्हीं की जमीन पर, ये उनकी शैली है, घेर दिया है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने। और वो अब इसको बंगाली प्राइड, बंगाली वर्सेस बाहरी, ये बनाने का प्रयास करने में अब तक असफल रही। और जब असफल रही तो उन्होंने, अब सोचिए आप किस स्तर तक लेके चली गई हैं बंगाली अस्मिता को। ममता बनर्जी ने अब ये कहलवाना शुरू किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में बन जाती है, तो यहाँ पर मुर्गा, मछली, मटन, अंडा ये सब नहीं बिकेगा। यानी वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न मछली बिकने देगी, न मुर्गा बिकने देगी, न मटन बिकने देगी, न और नॉनवेज चीजें बिकने देगी, वहां अंडा भी नहीं बिकेगा। आप सोचिए, ममता बनर्जी का ये खेल एक सस्ता वर्जन है उनके बंगाली प्राइड वाले खेल का। दरअसल बिहार के एक मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई खुले में जो स्लॉटर्ड हैं, स्लॉटरिंग होती है और खुले में जो मांस वगैरह बिकता है उसको स्ट्रक्चर करेंगे, और वेस्ट बंगाल को जो भी लोग जानते हैं, जो वहां की डेमोग्राफी है उस हिसाब से, और सफाई के मामले में, सैनिटेशन के मामले में वेस्ट बंगाल काफी पिछड़ा हुआ है। काफी हद तक वहां पर गंदगी का अंबार, क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी कम से कम राज्य सरकार की है, नगर पालिकाओं की है, बाकी तालुकाओं की है। शहर, मैं कलकत्ता शहर की बात कर रहा हूं, वहां भी स्थिति यही है। तो इसको लेके एक बात आई थी, लेकिन आप सोचें बंगाली प्राइड निकालने के चक्कर में ममता बनर्जी इसको कहां लेके गई। माँ
माटी और मानुस वाली ममता बनर्जी अब इस समय मछली, मटन और मुर्गा ये चिल्ला रही हैं भाजपा बंद करा देगी, बंद करा देगी। तो ये एक बताता है कि किस तरीके से वो निर्धन हो गई हैं ममता बनर्जी। अपना जो उनका मास्टर जो स्ट्रोक था, जिसमें वो वेस्ट बंगाल बनाम बाहरी चुनाव बनाती, वो बार-बार अभी भी कोशिश कर रही हैं। वो अभी भी आप देखेंगे, दिन का एक भी बयान अगर शुभेंदु अधिकारी को एड्रेस करते हुए आप नहीं सुनेंगे, बंगाल की समस्याओं के बारे में आप एड्रेस करते हुए नहीं सुनेंगे। लेकिन मोदी अमित शाह वो अब भी कोशिश कर रही हैं। हालाँकि उन्होंने बंगाली प्राइड से एक और अनुचित, असंवैधानिक प्रयास भी किया है, और वो प्रयास ममता बनर्जी ने क्या किया है कि साहब वो जुडिशरी से, यानी इस देश की न्यायपालिका तक से इस बात का विषय बनाना चाह रही हैं, इस बात को वो आगे रखना चाह रही हैं और बंगाली प्राइड से उसको जोड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बिल्कुल भी हमारे साथ उचित नहीं किया। तो आप सोचें कि ममता बनर्जी की क्या स्थिति हो गई है इस विधानसभा चुनाव में। इससे पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को, उसको बंगाली प्राइड से जोड़ा। और कल के वीडियो में मैंने आपको एक संख्या दी थी, बंगाल पर जो मैंने एक कार्यक्रम किया व्यालोक के साथ, उससे पहले एक सिंगल वीडियो जिसमें मैंने 57 सीटों की स्थिति आपको बताई थी। इन 57 सीटों पर एसआईआर का जो असर पड़ा है कि आज केवल और केवल ये आम, मैं बंगाल में तैरती हुई बंगाल के जो एनालिस्ट हैं, जो बंगाल में राजनीति को समझते हैं, मैं उनके लहजे की बात कर रहा हूं, उनके समझ की बात कर रहा हूं। 5% मत जिसकी तरफ और गए, अगली सरकार उसकी आ रही है। 10% का अंतर था टीएमसी और भाजपा के बीच। एसआईआर ने अकेले 7% का वो अंतर पाट दिया है। मैं चलिए गिरी हालत में 1% और हटा देता हूं, यानी 5% अगर आप मानिए तो एसआईआर ने वो काम कर दिया है। एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को होना है, ये निश्चित तौर पर है। ये अगर आपको देखना हो तो आप 24 परगना के दोनों जिलों में देख लीजिए, जो सबसे बड़े जिले हैं, जहां लगभग ऐसी 37 सीटें आती हैं जहां की डेमोग्राफी अब दूसरा असर डालेगी। तो अगर 5% का ये अंतर पूरा हो चुका है, साथ में ओवैसी हैं, हुमायूं कबीर हैं, लेफ्ट है, कांग्रेस हालांकि जमीन पर नहीं है, लेकिन अगर इन सबको मिला के मैं 2% से लेके 3% पूरे वेस्ट बंगाल में, क्योंकि इनका असर कुछ कुछ सीटों पर रहेगा, कई जगह इनको अच्छे मत भी मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर उसको हम पूरे वेस्ट बंगाल पे डाल दें और अगर 3% का भी एक ले लेते हैं, तो फिर आप सोचें 10% का वो अंतर कहां चला गया। तो यहाँ टीएमसी का जो एग्जिस्टिंग वोट शेयर है उसमें वो नीचे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ रही है। ये जमीन का सच है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को आगे करके बंगाल का चुनाव बंगालियों के लिए, बंगालियों में, बंगाल की जमीन पर और बंगाली विषयों, बंगाली सारे पॉइंट्स पर चुनाव ये लड़ रही है। बीजेपी ने ये एक बड़ा बिल्कुल चेंज किया है, जो कि उन्होंने पिछले विधानसभा में नहीं किया था और मुझे लगता है कि उनको नुकसान भी हुआ है। तो ये एक आकलन इस बार, और ये कारगर है जमीन पर, ये जमीन पर काम कर रहा है। ये ममता बनर्जी की छटपटाहट और इस जैसे जहां पर वो नॉनवेज बंद करा देगी बिकना बीजेपी, वहां आ गई हैं। और एक और मजेदार चीज बताऊं, बंगाली कल्चर को, बंगाली राजनीति को आप समझिए, छोटी ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ये इतना सस्ता जो मछली और मटन और मुर्गा लेके आई हैं, ये ऐसा नहीं है। आप बंगाल के समाज को अगर देखेंगे तो वो जो बंगाली प्राइड उन्होंने खेला है वो मछली के साथ जुड़ जाएगा, चिपक सकता है और चर्चा हो रही है। यही वजह है कि खुद खुद ममता बनर्जी इसको एड्रेस कर रही हैं, महुआ मोइत्रा और तमाम लोगों से वो एड्रेस करवा रही हैं। तो ये चीज बंगाली प्राइड इतने अलग अलग तरीकों से अपीज होता है कि वो कहीं भी इस तरह की चीजें चिपक सकती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बताता है कि जो बंगाल की जमीन अब एक बड़े चेंज की तरफ सोच रही है, निश्चित रूप से सोच रही है। मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों आपने रामनवमी के जुलूस पर पहले इनिशिएट किए गए उपद्रवियों के हमले के उत्तर में जो कुछ भी आपने देखा है, ये अब सिर्फ खामोश रहने वाला बंगाल नहीं है। ये आपको वो पूरे पतीले का एक चावल दिखाता है और ये बताता है
कि वाकई में बंगाल का हिंदू अब ये सोच रहा है कि किस तरीके से उसकी डेमोग्राफी बदली गई है, किस तरीके से बंगाल अब एक दूसरे पहचान के संकट से और बंगाली पहचान के संकट से, एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बंगाली पहचान और जिसमें एक सनातनी आइडेंटिटी, एक हिंदू की आइडेंटिटी बंगाल के साथ है, वो जो उभर रही है, उसका जो प्रभाव है, वो साइलेंट अभी भी ज्यादा हद तक वो साइलेंट है। आपको बहुत यदा-कदा देखने को मिलेगा। लेकिन बंगाल का चुनाव अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार हाई प्रोफाइल क्यों नहीं नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की। आप सोचिए, बंगाल के चुनाव का माहौल इतना बन गया है और अब से 5 तारीख को यानी 5 तारीख को प्रधानमंत्री पहली चुनावी रैली बंगाल में करने जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी है कि लोकल चेहरों को, लोकल जो वहां लीडरशिप है बंगाल की, उसको सामने किया जाए ताकि ममता बनर्जी वो बंगाली प्राइड न खेल सके और ममता बनर्जी का मछली, मटन और मुर्गे पर उतर आना ये बताता है कि उसमें वो अच्छी तरह घिर रही। अब जरा चलते हैं असम। अगले 5-7 मिनट जरा असम पर बात करते हैं। असम के विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हेमंता विश्व शर्मा के बीच में डन करके जीता हुआ मान लिया गया है। संभवतः ये वजह है कि राष्ट्रवादी धड़ा बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं कर रहा है। लेकिन चौंकना आपको तब चाहिए जब सो कॉल्ड अपने आप को स्थापित मीडिया कहने वाले या लेफ्ट लिबरल मीडिया या कांग्रेसी इकोसिस्टम वो भी बहुत ज्यादा असम के चुनाव पर बहुत ज्यादा शोर नहीं कर रहा है। और एक चीज टेक्निकली मैं आपको याद दिलाऊं, ये भी संभवतः कहीं अब तक बात नहीं किया गया। 12 राज्यों में जब एसआईआर शुरू हुआ, उस समय असम में भी एसआईआर शुरू हुआ, लेकिन एसआर के नाम से वो स्पेशल नहीं था, विशेष नहीं हुआ। कारण क्या? असम इस समय दूसरे लेवल पर चल रहा है। कम से कम मतदाता शुद्धिकरण, पवित्रीकरण हो, चाहे सिटीजनशिप की लिस्ट हो, चाहे बाकी जो आइडेंटिटी है, जो किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक जो साबित कर सकती हैं या भारत के नागरिक के रूप में पहचान सकती हैं, इन सारे मामलों में आपको याद होगा कि एनआरसी सबसे पहले इनिशिएट की गई वो असम में। वो एनआरसी अब भी इनकम्प्लीट है और यही वजह था कि जब एसआईआर की बारी आई तो असम में ये तय पाया गया कि एक स्क्रूटनी बड़े लेवल पर पहले ही हो चुकी है, भले उसकी फाइनल लिस्ट नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो सारे डेटा हैं। तो इसके आधार पर यहां स्पेशल की जरूरत नहीं है एसआईआर, और एसआईआर की जगह तब वहां पर केवल एसआर हुआ। अब आप सोचें, असम यूसीसी की बात कर रहा है, खुद गृह मंत्री ये कह के आए हैं कि असम में सरकार आएगी, रिपीट होगी और नई सरकार के कार्यकाल में असम में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस पर चौंकेंगे कि क्या साहब ये केंद्र का विषय है या राज्य का विषय है। जैसे यूसीसी बिल्कुल राज्य का विषय है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द आपको ये तैयारी देखने को मिलेगी। तो यूसीसी पर बात पहुंच चुकी है असम में, एसआईआर पर कहीं कोई हल्ला नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस के मुंह से, खुद राहुल गांधी के मुंह से, कांग्रेस की पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी, और ये सिर्फ असम के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, बाकी 5 राज्य जहां भी चुनाव ये हो रहे हैं उन सारी जगहों पर आपने एक चीज नोटिस किया है, राहुल गांधी और उनकी टीम की तरफ से वोट चोरी जैसे नारे, जुमले अब नहीं उछाले जा रहे हैं। क्या ये केवल बिहार में जो उनको झटका लगा, ये पूरा उनका रायता फेल हुआ, उसकी वजह से है या किन्हीं और वजह से? लेकिन असम में ये सीधे सीधे स्थिति ये हो चुकी है कि असम अब ये समझ रहा है कि हेमंता विश्व शर्मा अपने निर्देशन में, अपनी क्लैरिटी में, जिस तरीके से वहां पर घुसपैठियों की बात हो, वहां पर अवैध कब्जादारों के आइडेंटिफाई होने की बात हो, मदरसों पर कार्रवाई हो, डेमोग्राफी चेंज करने पर कार्रवाई हो। आपने देखा होगा कि असम में एक ऐसा कानून है जिसमें बहु विवाह, इस पर बड़ा वो तगड़ा और सॉलिड कानून है जिसमें 10-10 साल की सजाएं हैं, 2.5-3-3 लाख रुपए के जुर्माने हैं। इस जैसी जो यात्रा एक असम की लगातार सतत जारी है, उसमें कहीं से ब्रेक आए। एक जो अस्तित्व का जो एक भाव है वो जग चुका है और उन्हें पता है कि अगर हमने अब ये लगातार सत्ताएं कायम नहीं रखी तो हमारा यानी असमिया अस्तित्व ये अब संकट में है और ये मिटने की कगार पे आ जाएगा। ये चोट खाने के बाद असम ने जो सीखा है और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस बार भी स्थिति वही है। असम में कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए केवल और केवल मुसलमानों का एकमुश्त वोट हासिल करना, इसके अतिरिक्त और कोई ध्येय नहीं है। आपने देखा होगा हेमंता विश्व शर्मा
इसको ना समझते हुए लोगों ने विवादित भी बताया। वो कहते हैं कि मियाँ वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, मियाँ का मतलब मुसलमान नहीं होता असम में। असम में मियाँ मुसलमानों को दी जाने वाली या समझे जाने वाली एक गाली होती है। मियाँ उनको कहते हैं जो बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसे हुए हैं और असम में रहते हैं, जो म्यांमार से घुसे हैं और असम में रहते हैं। इसलिए जब हेमंता विश्व शर्मा असम में ये कहते हैं कि मियाँ वोट नहीं चाहिए, तो वहाँ के मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि वो ये कह रहे होते हैं कि भैया हमको अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कमिटेड हैं, लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, कुछ को निकाला जा चुका है, कुछ को निकाला जा रहा है, डिटेंशन कैंप हैं। तो इस यात्रा को असम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष का इकोसिस्टम हो, वो ये मान के चल रहा है वो भी कि भाजपा में कोई उसकी यात्रा में रुकावट नहीं है, कम से कम असम में, और हेमंता विश्व शर्मा की सरकार एक बार वापस आ रही है। तो आप सोचे, एक तरफ सीमाई प्रदेश होने के नाते असम और वेस्ट बंगाल में कितनी समानता है, दोनों की भौगोलिक स्थितियों में कितनी समानता है, दोनों के ऊपर मंडरा रहे खतरे, चाहे घुसपैठ के हों, चाहे एनक्रोचमेंट को हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज के हों, ये सारा एक सा है। एक तरफ असम जाग चुका है, असम ने ये समझ लिया है, असमिया कल्चर को बचाने का काम कर रहा है और डेमोग्राफी को भी सुधारने का काम कर रहा है, एक समर्थ नेतृत्व में, एक ऐसी पार्टी जिसके नेता हेमंता हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल को अब ये समझना है और यही वजह है कि भाजपा ने वेस्ट बंगाल के चुनाव को ममता के वेस्ट बंगाल में, जो वो नहीं चाहती थी, वो चाहती हैं कि वेस्ट बंगाल का चुनाव, वोट तो पड़े वेस्ट बंगाल में, लेकिन चुनाव वो कूद-कूद के दिल्ली लड़ें, वो टीवी में लड़ें, वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव लड़ें, उसको मोदी के खिलाफ चुनाव बना दें। लेकिन इस बार भाजपा ने ममता बनर्जी की वो स्ट्रेटजी फेल क्या की कि माँ, माटी, मानुष का नारा, कभी महंगा, सो कॉल्ड महंगा नारा बेचने वाली, जो कि कानों को अच्छा लगता, वाह माँ, माटी, मानुष, और अब ममता बनर्जी कहाँ उतर चुकी हैं? मछली, मटन और मुर्गा। हमें उम्मीद है दर्शकों कि आज का ये अंक आपको तनिक भी अगर लगता हो कि सार्थक बात करता है, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले सीधे। तो आज की चर्चा असम और बंगाल पर यहीं तक। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।